हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शायद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम में जो दिसंबर 2024 के रिकॉर्ड क्वेश्चन उसका पार्ट 2 करेंगे। तो एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये लगभग एक्चुअल होते हैं, तो पूरी तरह से एक्चुअल नहीं होते हैं। 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ था आपका, तो उसमें जो बीएफएम के क्वेश्चन पूछे गए, तो पार्ट 1 में मैंने लगभग 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए। यहाँ पर भी लगभग 20-21 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम रीशेड्यूल्ड है उनके लिए काफ़ी मददगार है, और जिनका नहीं रीशेड्यूल्ड है उनको भी ये हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एलसीआर की वैल्यू दे रखी है 110%। ठीक है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो आपका है 110% है, और नेट कैश फ्लो अगले 30 डेज के लिए भी दे रखा है इन्होंने 550 करोड़। तो पूछा था कि HQLA क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट बैंक का कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो एलसीआर का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो जानिए। एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इक्वल टू होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लो। ये नेट कैश फ्लो फॉर नेट 30 डेज, कैश फ्लो 30 डेज। ठीक है, तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट हमारा कितना है यहाँ पर पूछा गया है, तो हमें पता नहीं है, तो HQLA ऐसे ही लिख लीजिए। और कैश फ्लो 30 डेज के लिए 550 CR है हमारा, और ये LCR हमारा 110% है। बस इसी को सर जो है आपको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, HQLA इक्वल टू, इसको यहीं रहने दो, तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 550 इंटू 110%। अब 550 का 110% अगर आप निकालेंगे तो ये सर आपका 605 करोड़ आ जाएगा। कितना, 605 करोड़ रुपए बैंक का HQLA आ जाएगा। विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन आए थे सर, ऐसे क्वेश्चन जितने भी थे। ठीक है, विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आंसर विल बी 605 करोड़ रुपए। दूसरा अगर देखें तो क्वेश्चन था कि ASF अवेलेबल स्टेबल फंड अगर दिया हुआ है 375 करोड़, और रिक्वायर्ड स्टेबल फंड RSF जो है 325 करोड़ है, तो आपको NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इक्वल टू होता है ASF अपान RSF, यानी कि अवेलेबल स्टेबल फंड डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड स्टेबल फंड मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखा नहीं है, पर ये 100 होता है सर। ओके, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना है हमारा अवेलेबल स्टेबल फंड 375 डिवाइडेड बाई हमारा कितना है 325 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 115%। कितना आ जाएगा 115%, ये आता है 1.5। ठीक है, कितना आता है ये 1.5 इंटू 100% करना पड़ेगा सर। क्यों 100% करना पड़ेगा सर, क्योंकि नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100%। ये 100% या उससे ज़्यादा होना ही चाहिए। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो 100% या उससे ज़्यादा होना ही चाहिए। आप इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो वहाँ पर ये दिया हुआ है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर 1.5 आप आंसर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो 100% से ज़्यादा होना चाहिए। 1.5 क्या है, ठीक है, तो 1.15 ना हो करके 115% हम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो सर ये 2 न्यूमेरिकल हो गए हमारे। हज वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा इस बार जो है, तो LRS में जो हज करने जाते हैं लोग, उनके लिए परमिटेड लिमिट क्या है। तो सर ये लिमिट है, चाहे LSR की लिमिट होती है 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर, या जो भी कैश लिमिट जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया जाए, हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जो डिसाइड किया जाए, या 2.5 लाख जो LRS की लिमिट होती है। तो इनमें से दोनों में जो भी सेट हो जाए वो माना जाएगा। अगर हज कमेटी बोलती है कि सिर्फ 1 लाख अमेरिकन डॉलर ले जा सकते हैं, तो भाई 1 लाख ले जाया जाएगा, है ना, या 2.5 लाख। ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं कि मतलब जो ज़्यादा हो, ऐसी कोई बात इन्होंने करी नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि इनमें से जो ज़्यादा हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ऑप्शन अक्सर यही रहते हैं जो, और एग्ज़ाम में भी यही पूछा था इन्होंने कि भाई USD 2.5 लाख या फिर जो है ये जैसा हज कमेटी डिसाइड करे। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ हज वाला। ठीक है, दूसरा है कि एक जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर LRS रेमिटेंस करना है, LRS में एजुकेशन पर्पज़ के लिए LRS करना है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का यूज करना है,
आप पैसे भेजना चाहते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए क्या लिमिट है? तो एक तो ये हो सकता है $2.5 लाख, या फिर दूसरा हो सकता है कि $2.5 लाख से ज़्यादा भी भेज सकते हैं अगर स्टूडेंट हमसे रिक्वेस्ट करता है तो, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटी से। अगर वो बोलता है कि सर हमको $4 लाख लगेगा साल का, ठीक है, $4 लाख लगेगा साल का पढ़ने में, तो ठीक है, हम वो भी अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। $4 लाख ले जाओ, हम LRS में सेंड करेंगे, लेकिन तुम इस बात का प्रूफ लेकर के आओ। प्रूफ कहाँ से लाना है? वो यूनिवर्सिटी जो है एक आधा आपको कागज़ वगैरह प्रोफार्मा वगैरह देगी कि भाई हमारा खर्चा इतना लगने वाला है। उस एविडेंस के आधार पर हम उसको $4 लाख तक भी अलाउ कर देते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो इसका भी डी हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन जो है मतलब नया है, पहले नहीं पूछा गया है। इफ़ अ बैंक गिव एडवांस अंडर कस्टोरियम अरेंजमेंट, ठीक, कस्टोरियम अरेंजमेंट कई सारे बैंक जो है मिल करके एक कंपनी को लोन देते हैं। वेयर द बैंक रिसीव रेमिटेंस इज नॉट पार्टिंग विद द शेयर ऑफ अदर मेंबर बैंक। होता क्या है, जैसे मान लो 3 बैंक हैं, SBI, PNB और केनरा बैंक, तीनों बैंक ने मिल करके कस्टोरियम अरेंजमेंट में रिलायंस को लोन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5,000 करोड़ का। अब इसमें से एक मेन बैंक माना जाएगा, से हम SBI को मेन बैंक बना देते हैं, तो जो पैसा आएगा रिलायंस की तरफ से वो SBI के पास आएगा। अब SBI की जिम्मेदारी होगी कि वो PNB को भी और केनरा बैंक को भी पैसा लौटाए। लेकिन क्या हुआ कि रिलायंस ने पैसे भेजे और SBI ने दबा लिए, दिया ही नहीं, PNB और जो है केनरा बैंक को दे ही नहीं रहा है, तो उस केस में लोन तो NPA में जाएगा। तो क्या गाइडलाइन है, सवाल ये है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो जो दूसरे मेंबर बैंक का शेयर है उसको वो दे ही नहीं रहा है, अपने पास रख ले रहा है जो मेन बैंक है। तो उस केस में मेंबर बैंक उस अकाउंट को क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो द अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस्ड इन द बुक्स ऑफ अदर मेंबर्स एंड देयरफॉर ट्रीटेड एज NPA, ठीक है। तो क्या करेंगे अदर बैंक, क्या करेंगे भाई, SBI को तो मिल गया तो वो तो बोलेंगे ठीक है हमारा NPA नहीं है, लेकिन अदर बैंक बोलेंगे कि भाई ये अकाउंट नॉट सर्विस्ड कैटेगरी में चला गया है, इसलिए इसको NPA ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा सर? NPA ट्रीट किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीस क्राइसिस जो हुई थी वो किसका एग्जाम्पल है? थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं, मतलब जैसे हम तो यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, बट वहाँ क्वेश्चन और भी लिखता है कि ये हुआ था वो हुआ था। फिर पूछते हैं कि ग्रीस क्राइसिस किसका एग्जाम्पल है? तो सर ग्रीस क्राइसिस जो थी वो कंट्री रिस्क का एक एग्जाम्पल है। किसका है सर? कंट्री रिस्क का। जो ग्रीस क्राइसिस हुई थी सर वो कंट्री रिस्क का एक एग्जाम्पल है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ग्रीस क्राइसिस वाला नया था, वो पहले नहीं आया है, ठीक। ये बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बेहतर चॉइस कौन सी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, या नन। इनमें से किस तरीकों को यूज करके हम बेहतर जो है डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? तो सर दिस शुड बी RAROC। कौन सा होगा? RAROC हमारा बेस्ट चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए। बेस्ट चॉइस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है सर? RAROC। याद रखें ये क्वेश्चन पहले भी एक आध दो बार पूछे जा चुके हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ये भी क्वेश्चन पहली बार है। पहला इसमें क्वेश्चन है कि व्हेन एनी अदर फैसिलिटी ग्रांटेड टू द बारोवर इज क्लासिफाइड एज NPA, मतलब हमने बारोवर को कई सारे लोन दे रखे हैं, तो उनमें से कोई लोन है जो कि NPA हो गया, तो गाइडलाइन क्या होती है? NPA इज डन ऑन बारोवर वाइज, है ना। क्या होता है, ध्यान करिए। NPA गाइडलाइन कहती है कि बारोवर वाइज NPA करेंगे। एक फैसिलिटी भी NPA हो गई तो सारी NPA मान ली जाएंगी, अकाउंट वाइज नहीं होता, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जो है एक अकाउंट NPA हो गया तो सारे अकाउंट NPA हो जाएंगे, लेकिन वो यहाँ एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या है कि भाई बारोवर का जो दूसरे लोन दिया गया था वो तो NPA हो गया, तो व्हाट विल हैपन टू बिल डिस्काउंटेड अंडर LC फेवरिंग द सेम बारोवर। सेम बारोवर को हमने उसका बिल डिस्काउंट किया है LC के तहत, तो इसको मतलब इस लोन को हम क्या करेंगे? NPA करेंगे या नहीं करेंगे? समझ गए? सिंपल सा है, मतलब कि हमने क्या किया है, LC के तहत बिल डिस्काउंट किया हुआ है, यानी एक तरीके का लोन दिया हुआ है, और उसको दूसरा जो लोन दिया था, मान लो CC या OD दे रखा था, वो NPA हो गया। CC OD NPA है, तो क्या जो बिल डिस्काउंटेड अंडर LC किया गया है इसको भी हम NPA मानेंगे या नहीं मानेंगे? सवाल ये था। तो सर नहीं मानेंगे, इसको हम नहीं मानते हैं। मे नॉट बी क्लासिफाइड एज ए NPA, इसे NPA नहीं माना जाता है। गाइडलाइन यही है कि अगर CC OD में से कोई एक भी NPA हो गया तो सारे जो है NPA हो जाएंगे, बट हेयर इट इज एक्सेप्शन, ये नहीं माना जाता है। इसको बिल डिस्काउंटेड अंडर LC को NPA नहीं मार्क किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। SNRR अकाउंट कौन खोल सकता है? SNRR अकाउंट कौन खोल सकता है? तो कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर रहता हो लेकिन इंडिया में बिजनेस करने का मन रखे, उसका इंटरेस्ट है कि हमें इंडिया में बिजनेस करना है। रेजिडेंट होना चाहिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन उसका बिजनेस इंटरेस्ट जो है इंडिया में अगर है तो उसे SNRR अकाउंट ओपन करने की आज़ादी दी जाती है। उसे हम क्या करेंगे? SNRR अकाउंट खोलने देंगे तो पहला हो जाएगा। बड़े ही क्लोज ऑप्शन होते हैं, जैसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो गया ना। तो इस तरीके से बड़ा ही मतलब बारीक से डिफरेंस देते हैं और एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। NRE NRO अकाउंट के बारे में डिफरेंस पूछा हुआ है। अगर आपको अंकल वाली कहानी याद हो जो मैंने पहले पढ़ाई हुई है तो वहाँ से कर पाएंगे। क्या होता है? NRO अकाउंट जो हमारा टैक्सेबल होता है ना, और जबकि NRE अकाउंट इज नॉट टैक्सेबल, राइट? यही तो बात हुई थी अपनी। तो NRO अकाउंट टैक्सेबल होता है और NRE अकाउंट नॉट टैक्सेबल होता है। एक दो केस स्टडी पूछी गई थी, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। केस स्टडी आपकी, आप जून लाइव क्लास 2024 वाले फोल्डर में जाइएगा, वहाँ पर BFM के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 देखिएगा। ये वाली केस स्टडी एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो केस स्टडी मैंने लगभग 15 से 20 मिनट में एक्सप्लेन की है। यहाँ पर करेंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आसानी से, बहुत सिंपल सा है, जून 2024 की लाइव क्लास फोल्डर में जाइए, चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 5 में चले जाइए। वहाँ पर जो है केस स्टडी कि मतलब एक आदमी है, वो फिर विदेश चला जाता है, अब उसको रेंट आ रहा है तो क्या करेंगे, वाइफ के नाम पर खाता था, फर्स्ट होल्डर था, उसका क्या करेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेची है, उसका क्या करेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे। तो ये केस स्टडी एक बार एग्जाम के लिए ज़रूर देख लीजिए। एक ये केस स्टडी, ये जून 2000 जो है EBID वाली है, EBID वाली जो केस स्टडी है सर, ये आपकी जून 24 में भी पूछी गई और सेम केस स्टडी दिसंबर 2024 में भी पूछी गई है, ठीक है। और ये मैंने आपको पढ़ा रखा था जून 2024 की लाइव क्लास में, ये पढ़ा रखा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 28 का पार्ट 4 की केस स्टडी है, चौथी। इसको मैं यहाँ भी करवा दूंगा। दूसरी वाली ये केस स्टडी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा सरल सा आंसर करना, तो यहाँ पर ही खटाखट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाली आप खुद से देख लें। बेसिकली आप चैप्टर नंबर 3 जो केस स्टडीज उनको सबको देख डालिए, मेरा अपना रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सारी देख डालिए, आपको काम आ जाएगा। फिर आया, इन्होंने बोला 11 नंबर क्वेश्चन, सरप्लस ऑफ प्रोविजन अंडर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। प्रोविजन यानी PCR में, अगर मान लो PCR में पैसा सरप्लस हो जाए तो उसको एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के दौरान अगर आपके पास सरप्लस प्रोविजन हो जाता है, प्रोविजन किया आपने लेकिन सरप्लस है आपके पास, तो उसको कहाँ रखेंगे, किस अकाउंट में रखेंगे? तो सर यहाँ रखते हैं काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग रेशियो। कहाँ रखते हैं सर? काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग रेशियो। कहाँ रखेंगे? काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग रेशियो, ओके। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो PCR का अगर सरप्लस फंड है, सरप्लस प्रोविजन है, तो उसे CPB यानी कि काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर में रखा जाएगा। यह है केस स्टडी जो EBID वाली है। EBID वाली जो केस स्टडी आई थी, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये अगर आप अपनी बुक देखेंगे मैकमिलन की तो इसी से ही पूछते हैं, ठीक है, यही। और इसमें कुछ, इस केस स्टडी में सर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा है कि अगर जो है लाइकली लॉस या EBID का परसेंटेज अप टू 15% है तो उस केस में इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग कितनी होनी चाहिए? तो 0 BPS होती है। अगर जो है EBID आपका 15% से और अप टू 30% है तो 20 BPS करना है। अगर 30% से 50% है तो 40 BPS करना है। अगर 50% से 75% तक है तो इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग 60 BPS करना है। और अगर ज़्यादा 75 से ज़्यादा है तो 80 BPS करना होता है, ठीक है। तो ये है इसकी गाइडलाइंस। बस इसी पर 5 क्वेश्चन सिंपल से बनते हैं, जो इतना सारा कहानी मैंने आपको बताई। देखिए ये बस इतना याद रख पाइए तो आसान हो जाएगा। इफ़ लाइकली लॉस या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट यानी EBID इज अप टू 15%, देखो अगर अप टू 15% है तो इंक्रीमेंटल प्रोविजन कितना होगा? 0 BPS होगा। अगर मोर देन 15% और अप टू 30% है तो उस केस में 20 BPS होगा, है ना, अभी दिखाया था आपको। तो इसका A हो जाएगा, इसका B हो जाएगा।
अगर 30% से ज़्यादा है और अप टू 50% है तो उस केस में इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग कितनी होगी सर? 40 BPS की होती है। कितने की होती है सर? 40 BPS की। लिटरली मतलब ये 5 नंबर ना एकदम मुफ्त के थे। मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आई थी, लेकिन दिसंबर में 11 बजे वाली 2 बजे वाली शिफ्ट में ये मुफ्त की केस स्टडी है सर, और जून में भी पूछी गई है। मैंने बताया भी था कि ये जून में पूछी गई है। अब ये 2 बार पूछी जा चुकी है, अब शायद ना पूछी जाए आगे, लेकिन 1-2 बार के बाद में ही पूछेंगे, है ना। बट अच्छी केस स्टडी में कुछ करना ही नहीं, लिटरली 5 नंबर मुफ्त के होते। बस इतना याद रखना है कि भाई 50% से ज़्यादा और 75% तक है तो 60 BPS ले लेंगे, ठीक है। और अगर मोर देन 75% है तो उस केस में 80 BPS ले लेंगे, ठीक है। तो वही जो आपको मैंने ये चार्ट बताया, ये बस सिंपल ये चार्ट याद रखिए। बस इस वैल्यू को इसके सामने बस अपने दिमाग में बिठा पाइए तो आप आंसर वहाँ पर फटाफट 5 नंबर, हार्डली 1 मिनट का है ये 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सर, IFSC की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? पूछा था इन्होंने कि IFSC को रेगुलेट कौन करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो होता है, तो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? तो सर ये है IFSCA। कौन है? IFSCA, वही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, इसी के नाम से एक अथॉरिटी बना दी गई है। तो IFSC की अगर अथॉरिटी पूछे तो IFSCA हो जाता है। ओके, तो कौन मैनेज करता है, कौन रेगुलेट करता है IFSC को? उसी के नाम की अथॉरिटी जो है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सी करेंसी डायरेक्टली कोट की जाती है? कौन सी करेंसी डायरेक्टली कोट की जाती है, यानी कि डायरेक्ट कोट दिया जाता है? तो GBP, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड का डॉलर और एक और यूरो, ये 4 इनडायरेक्टली कोट की जाती हैं। इसके अलावा सभी करेंसी डायरेक्टली कोट की जाती हैं। तो ये स्विस फ्रैंक है, CHF क्या है? स्विस फ्रैंक है। स्विस फ्रैंक को भी डायरेक्टली ही कोट किया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कोट की जाएगी, बाकी सभी इनडायरेक्ट कोट की जाती हैं। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है, मतलब फॉरेक्स की बेसिक समझ हो तो बात बन जाएगी। तो मैंने यहाँ बता भी दिया है कि भाई ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आपका है ना, GBP, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर जो है ये इनडायरेक्ट कोट किए जाते हैं, बाकी सभी के सभी डायरेक्टली कोट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट? इनमें से कौन सा फैक्टर एक्सचेंज रेट के मूवमेंट को प्रभावित नहीं करता है? तो फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, ये सभी प्रभावित करते हैं। ओवरनाइट पोजीशन जो है प्रभावित नहीं करती है एक्सचेंज रेट के मूवमेंट को, इट डज नॉट अफेक्ट। हो गए क्वेश्चन नंबर 14। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 था, इन्होंने पूछा ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, फिर से पूछा इन्होंने कि जो ERM इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है, जिसे कोशो द्वारा रिलीज किया गया है, कोशो वगैरह नहीं लिखा था, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। तो ERM फ्रेमवर्क में उन्होंने पूछा था कि भाई उसके 8 कंपोनेंट होते हैं, तो में से कौन सा कंपोनेंट उसमें नहीं आता है? रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ये सारे आते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पर सर इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है सर? इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जगह पर इंटरनल इन्वायरमेंट वहाँ पर काम आता है, ठीक है। तो हमारा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के 8 फ्रेमवर्क, मतलब 8 कंपोनेंट होते हैं और 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं शायद इसके, ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया हुआ है सारा, यहाँ पर देख लीजिए, ये नहीं होता है। तो ये जो 8 इसके कंपोनेंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, देखो यहाँ एक्सटर्नल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है, इवेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटीज़, इन्फॉर्मेशन अलग है, कम्युनिकेशन अलग है, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग अलग है। तो कुल मिलाकर के ये 8 हो जाते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी ये 7 है, ये 8 है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक ही में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे 8 कंपोनेंट हो गए। ICAP और SREP, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस वगैरह पूछा इन्होंने कि 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसके हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। तो सर ये पिलर 2 के होते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हम बात करते हैं पिलर 1 में। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस SRP, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस की बात करते हैं हम पिलर 2 में। और मार्केट डिसिप्लिन की बात हम करते हैं पिलर
3 में, ठीक है। तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस उसी के तहत आई कैप भी आता है। इस बार मैंने आई कैप पढ़ाया था, आई कैप ये आई कार हो गया है, आई कैप भी मैंने आपको पढ़ाया था इस बार में, और लेकिन आई कैप से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा नहीं इन्होंने, पर पूछते हैं, देखो घूम टहल के आई कैप का जिक्र हुआ। तो ये पिलर 2 है, आई कैप और ICAAP है सर यहाँ पर, और ये सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस SRP, ठीक है। स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पिलर 2 का पार्ट, बस, ठीक है फ्रेंड। तो ये 16 क्वेश्चन ये हो गए, और 5 क्वेश्चन हमारी केस स्टडी में मैंने करवाए थे। कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चन इसमें है। जो केस स्टडी क्वेश्चन थे उनकी नंबरिंग जो है मैंने 1 2 3 4 कर दी है। ओके, हियर इज योर केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी को 1 2 3 4 अलग कर दिया है, और बाकी जो MCQ करवाएं वो, और आपको जब आप आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 केस स्टडी का अलग से आंसर है, देन क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग मैं आपको 40 क्वेश्चन के आसपास मैं बता चुका हूँ। एक केस स्टडी भी बताई है वो NRI वाली, तो अगर देखें तो 5 नंबर उससे भी मिल जाएंगे आपको। 45 मार्क्स आपके बनते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं पूछेगा इसमें से, जिनके अगर रीशेड्यूल्ड हैं। भविष्य में यदि आप देख रहे हैं, मान लीजिए जून 2025 या जो है जून 25 या फिर जो है दिसंबर 25 या 26 वगैरह को 26-27 में ट्राई करें, तो तभी वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपनी क्लास खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक वगैरह करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं अगर ख़राब लगा हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।